हेलो, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स एंड द रिवोल्यूशंस। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रंगीन चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं और वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स कैसे पृथ्वी पर अटैक करके उसके स्वरूप को बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एजेंट्स और हैं जो पृथ्वी पर और नए नए स्वरूप पैदा करते हैं, जिनमें से पहला है रनिंग वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर, तीसरा है ग्लेशियर्स और चौथा है विंड एंड उसके बाद ओशनिक वेव्स। सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 6 पार्ट 1 लैंडफॉर्म्स एंड देयर रिवोल्यूशन। हमारा शिकार है CDS2 2024। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग वाटर के बारे में देखते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें बनती है। देखो, रनिंग वाटर दो टाइप का होता है। पहला है ओवरलैंड फ्लो, दूसरा होता है लीनियर फ्लो। ओवरलैंड फ्लो का मतलब है जब पानी इस तरीके से बहता है ना, ज़मीन के ऊपर, है ना, फ्लैट सरफेस पर, तो ये ओवरलैंड फ्लो है। दूसरा है जब पानी रिवर्स वैलीज में बहता है, वैलीज में, है ना, रेपिड्स, वाटरफॉल्स वगैरह बनते हैं, तो उसे बोलते हैं वैली फ्लो, लीनियर फ्लो। ओके, जब रिवर बहती है तो रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है यूथफुल स्टेज, दूसरा होता है यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, और तीसरा होता है ओल्ड स्टेज। इन स्टेजेस में जो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जब भी रिवर शुरू हुई तो ऑफ कोर्स वो पहाड़ से आ रही है, यानी उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। जब पानी की स्पीड फास्ट होती है तो वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है, यानी पृथ्वी के अंदर इरोजन ज़्यादा होता है, लेटरल इरोजन उतना नहीं होता। ठीक है, यानी इस जगह पर जो यूथफुल स्टेज है उसमें आपको क्या क्या दिखाई देंगे? वाटरफॉल्स, रैपिड्स। रैपिड्स क्या होते हैं देखो बताता हूँ। ये जब पानी बह रहा है और बीच में ऐसी कुछ रॉक्स आ गई एकदम, है ना, हार्ड रॉक्स, तो इनके ऊपर से ये जल्दी जल्दी पानी का स्पीड इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ से ये नीचे आएगा पानी इस पत्थर पर, तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज होगा, फिर स्पीड इंक्रीज होते जाता है। इन्हें बोलते हैं रैपिड्स, है ना। मान लो अगर ये रैपिड्स नहीं होते तो ये क्या होता? वाटरफॉल होता, है ना, लेकिन बीच में पत्थर आ गए तो ये रैपिड कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी तीर है नहीं। समझ गए? वाटरफॉल तो आपको पता ही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था रिवर की स्टेजेस की। तो सबसे पहली स्टेज होती है यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में, क्योंकि मैंने बताया कि रिवर स्टीप साइड से आ रही है, पर्वतों से, तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसलिए वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। और क्या क्या बनते हैं? वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। आपको ध्यान रखना है, CDS में एग्जाम पूछ रखा है, IAS वाले एग्जाम में भी पूछ रखा है। वो क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज ऑफ यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। फिर वो दे देंगे वाटरफॉल्स, ऑक्सबो लेक्स, है ना, मियांडर्स। तो ये कौन कौन से स्टेजेस के हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसलिए ध्यान रखना, वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स कहाँ बनते हैं? यूथफुल स्टेज में। उसके बाद आती है मैच्योर स्टेज। देखो, यूथफुल स्टेज में रिवर की स्पीड काफ़ी फास्ट थी, है ना, लेकिन यहाँ आते आते मैच्योर स्टेज में स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तो लेटरल इरोजन होने लगता है ना, और जब लेटरल इरोजन होने लगता है तो आपके मियांडर्स बनते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? ओके, चलते हैं, फिर से चलते हैं मेजर स्टेज में। तो मेजर स्टेज में वी शेप्ड वैलीज होती हैं, लेकिन पहले से डीप हो चुकी होती है। उसके बाद मियांडर्स बनते हैं, स्वाम्प एंड मार्शेस बनते हैं। स्वाम्प एंड मार्शेस क्या होते हैं? मान लो ये लैंड है ना, और यहाँ पर पानी फिल्ड है, बिल्कुल फिल्ड पानी है ना, तो जैसे दलदल, हिंदी में दलदल बोलते हैं इसको। ओके, उसके बाद जो वाटरफॉल्स और रैपिड्स दिखे थे ना हमें यूथफुल स्टेज में, वो इस स्टेज में गायब हो जाते हैं। ओके, बहुत एक की पॉइंट, की लाइन मैंने पिकअप की है NCERT से, ध्यान रखना। तो वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपीयर इन विच स्टेज?
मेच्योर स्टेज। क्लियर? ओके। meanders formed in which stage? मेच्योर स्टेज। मैं पूछूंगा आगे वापस क्वेश्चन, ध्यान रखना। ओल्ड स्टेज में आते आते स्पीड और स्लो हो जाती है ना, और ओल्ड स्टेज में बनते हैं आपके meanders और ज़्यादा डेंस होते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो कहा कि meander मेच्योर स्टेज में बनते हैं और आप कह रहे हो कि meander ओल्ड स्टेज में भी बनते हैं। देखो, मैंने रिवर को यहाँ से देखना शुरू किया, तो सबसे पहले जब मैंने यूथफुल स्टेज में रिवर को देखा तो मुझे वैलीज दिखाई दी, रैपिड्स और वाटरफॉल्स दिखाई दिए, है ना। उस वक्त तक ये स्टेज तो नहीं थी ना, नहीं थी। आ रही समझ? उसके बाद में जब नीचे आया रिवर के साथ साथ, तो मुझे ये जो रिवर है वो थोड़ी स्लो हुई। जब ये रिवर स्लो हुई तो मैंने देखा कि यार रैपिड्स बन रहे हैं, है ना। तो मुझे सबसे पहले रैपिड्स का meanders बन रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे meanders कहाँ दिखे? मेच्योर स्टेज में ना, इसलिए मेच्योर स्टेज का पार्ट कहलाता है meanders। समझोगे? समझ गए? जहाँ वो चीज़ आपको पहली बार दिखाई दी उसी स्टेज की कहलाएगी। सिंपल सी बात है ना। ये इसमें भी बहुत लोग घूम जाते हैं। चलो ध्यान रखना, है ना। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम आए थे ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज में हमने देखा था meanders और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ओल्ड स्टेज में जो रिवर ऊपर से सिल्ट वगैरह बहा कर लाई है वो यहाँ पर डिपोजिशन कर देती है, और इन्हें बोलते हैं डेल्टाज। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। क्या होती है ऑक्सबो लेक्स, कैसे बनती है, सब कुछ देखेंगे। पहले हमने सिर्फ ये इतना देखा कि रिवर की 3 स्टेजेज होती है। यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज में बनते हैं वाटरफॉल्स, रैपिड्स एंड वी शेप्ड वैलीज। क्लियर? नंबर 2 हमने देखा मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज में बनता है meanders एंड swamps एंड marshes, यानी दलदल, और जो वाटरफॉल बना था वो इसमें डिसअपियर हो जाता है। फिर आए हम ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज में हमने देखा लेवीज, ऑक्सबो लेक्स और फ्लड प्लेन्स। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मुझे माउस ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं जूम कर पाऊँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये है ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर। इसमें स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है ना। और इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ मान लो बाढ़ आएगी ना, बाढ़ आएगी तो ये जो रिवर का पानी है वो फ्लो होकर बाहर निकलेगा, है ना। और जहाँ तक रिवर का बाढ़ वाला पानी जाता है वहाँ तक वो रिवर के अंदर जो सिल्ट है उसको भी लेकर जाएगा। जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो जहाँ तक पानी जा रहा है रिवर का उसे बोलते हैं फ्लड प्लेन, है ना, क्योंकि वहाँ तक वो उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल होगी। समझ गए? इसी के अंदर लेवीज क्या होता है, देखो जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो सबसे पहले जो भारी रॉक्स होती हैं रिवर में वो तो पास में ही रह जाती है, बाकी मिट्टी जो बारीक मिट्टी है वो दूर तक जाती है। लेकिन जो भारी रॉक्स यहाँ पर रह जाती है उन्हें बोलते हैं लेवीज, यानी रिवर के बैंक पर जो भी मिट्टी निकली हुई बाहर बैठ जाती है उसे आप लेवीज बोलते हैं। क्लियर? बस इतना ही तो है। आ जाओ वापस से इधर, है ना। ऑक्सबो लेक बता दिया मैंने, बनती कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा, बस इस पार्ट का है ये आप ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा पीछे भी घूम लें। तो वीडियो को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्या है, ये ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या है? हाँ, लीनियर फ्लो ऑफ वाटर। अब देखते हैं शुरुआत से, पिक्चर को वापस बैक करते हैं। हमने देखा कि बनी वैलीज, है ना, लेकिन क्या अचानक वैली बन गई? नहीं भाई, सबसे पहले क्या हुआ, शीट इरोजन हुआ। शीट इरोजन क्या होता है? जब ओवरलैंड फ्लो होता है वाटर का तो जो हल्की मिट्टी होती है वो बह जाती है, और जब हल्की मिट्टी बह जाती है तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, इसे बोलते हैं शीट इरोजन। ऊपर की शीट इरोड हो गई। जब ये शीट इरोड हुई, इसके बाद थोड़ा सा आगे स्टेज में आप देखेंगे कि ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी है सेम चीज, शीट इरोजन हुई, इसके बाद अगर और ज्यादा इरोजन हुआ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बोलते हैं रिल। जब और ज्यादा इरोजन हुआ तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा,
इसे बोलते हैं गली, और गली जब और गहरी हो जाएगी तो बन जाएगी वैली। क्लियर? एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आ रहा है। क्लियर? समझ गए अच्छे से? तो ये हमने देख ली रील्स, गलीज एंड वैलीज क्या होती है। अब मैंने आपको रिवर की स्टेजेस बता दी, कौन कौन सी स्टेजेस में क्या क्या बनता है वो बता दिया, रील, गली, वैली क्या होती है ये बता दिया। अब हम देखते हैं मोनाडनॉक्स क्या होते हैं और पेनीप्लेन्स क्या होते हैं। जब मान लो ये जो सरफेस थी वो, पहले इस डायग्राम को देखो, ये जो सरफेस थी ना वो पहले ऐसी थी यहाँ तक, है ना, यहाँ पर भी मिट्टी वगैरह थी, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, यहाँ से कोई रिवर बहकर गई होगी, उसने सारी मिट्टी को अपने साथ उड़ा लिया, और सिर्फ ये एक बंदा था जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया मोनाडनॉक। ठीक है, मैं ना बोलने वाली रॉक क्या कहलाएगी? मोनाडनॉक। ओके, तो इसे बोलते हैं मोनाडनॉक। समझ गए? मोनाडनॉक बोलते हैं, लेकिन मैं इसे मोनाडनॉक बोलता हूँ क्योंकि ये ना कर देता है, ये आगे जाता ही नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से रिवर फ्लो हुई, जो बह सकता था हल्की मिट्टी, जो लूज मिट्टी थी वो बह गई, लेकिन ये सॉलिड बंदा था, ये खड़ा हुआ है अभी भी, तो इसको बोलते हैं मोनाडनॉक। क्लियर? क्लियर। अब देखो पेनीप्लेन क्या होता है, बस यही इसके आसपास का प्लेन देख रहे हो आप, ये कहलाएगा पेनीप्लेन। बस सिंपल है। चलते हैं, अब देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। जो वाटर बह रहा है, जो रिवर आपकी बह रही है 3 स्टेजेस में, यूथ, ओल्ड, मैच्योर, उन स्टेजेस के कारण इरोजन जो होता है, उस इरोजन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले वैलीज क्या होती है, मैंने आपको दिखाई दिया है ना कि वैलीज क्या होती है, दिख रही है आपको, ये रही वैलीज, ये दिख रहा है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, है ना, ये रिवर वैली। तो आपको पता है कभी ये पहाड़ ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन फिर रिवर बहना स्टार्ट हुई, और देखो पानी की ताकत धीरे 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 कहां तक आ गई। आ रही समझ? चलो, वैलीज हो गई, पोर्ट होल्स। अब वैलीज के टाइप्स भी होते हैं, ध्यान से देखना। वैलीज 3 टाइप की होती है। वी शेप्ड वैली, जो हमने अभी आपको पिछले बताई, ये ओके, ये थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। ये है वी शेप्ड वैली। उसके बाद दूसरा होता है गोर्ज, तीसरा होता है कैनियन। गोर्ज और कैनियन क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये जो गोर्ज होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो एकदम स्टीप होती है। तो डिफरेंस कैसे पता करना है? गोर्ज जो होता है स्टीप साइडेड होता है और हार्ड रॉक पर बना होता है, ये हार्ड रॉक है। ओके, उसके बाद कैनियन अगर आप देखोगे तो कैनियन की साइड स्टिप्स नहीं है, देख रहे हो आप, थोड़ी ढालदार साइड्स है, ये देख रहे हो, ढाल है, स्लोप है, तो इसे बोलते हैं कैनियन। देख रहे हो, एंट्रेंस्ड मियांडर लूप ऑफ कोलोराडो इन यूएसए। अब इसमें थोड़ा पेंट डाल दूंगा मैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आगे समझ? ये देख रहे हो आप स्लोप्स। तो क्या समझे डिफरेंस? ये समझे गोर्ज और कैनियन में कि जो गोर्ज होता है वो हार्ड रॉक पर बना होता है ना, हार्ड रॉक के इरोजन द्वारा बनता है, और इसकी जो साइड्स हैं वो एकदम स्टीप हैं, यानी जो नीचे जो डिस्टेंस है वैसा डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने देखा कैनियन, ये सेडिमेंट्री रॉक के इरोजन से बनता है ना, जो लूज रॉक होती है उसके इरोजन से बनता है। तो इसलिए ये जो होता है उसकी साइड्स स्टीप नहीं होती है, स्लोप वाली होती है ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ? ये लिखा है मैंने सेम चीज़ यहीं पर। क्लियर? ये पूरी चीज़ जो यहाँ लिखी है मैंने आपको बता दी, है ना। गोर्जेस बनते हैं हार्ड रॉक पर, कैनियन बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर, सब मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलेंगे तो इरिजिनल लैंडफॉर्म्स हमने देख लिए। देखो वैली है ना, पोर्ट होल्स,
पोर्ट होल्स वगैरह देख लिया हमने? कहाँ देखे? नहीं देखे ना, अभी तक तो हमने सिर्फ वैली देखी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पोर्ट होल्स। क्या होते हैं पोर्ट होल्स? देखो, जब रिवर फ्लो हुई है ना, वाटर फ्लो जब स्टार्ट हुआ, ओवरलैंड फ्लो, तो ये जो हार्ड रॉक थी, हार्ड रॉक के बीच में थोड़ी सी क्या आ गई थी? हल्की रॉक आ गई थी, सेडी में क्या बोलते हैं उसे, लाइमस्टोन वगैरह। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक वो जो मिट्टी थी, वो रॉक थी, वो बह गई है ना, इरोड हो गई और ऐसे होल बन गए। इसे बोलते हैं पूल। ठीक है, पोर्ट होल्स। जब पोर्ट होल्स, क्लियर हुआ पोर्ट होल का मामला? ये पोर्ट होल है और कितना सुंदर सा चित्र है। ठीक है, अब देखो प्लंज पूल क्या होता है। जब वाटरफॉल बन रहा है आपका, वाटरफॉल जब गिर रहा है नीचे, है ना, तो यहां पर क्या होता है, वाटरफॉल के कारण, वाटरफॉल के साथ ऐसे तो नहीं वाटरफॉल ही आएगा भाई, स्टोन्स भी आएंगी, रॉक्स भी आएंगी, तो क्या होता है यहां पर गड्ढा हो जाता है धीरे धीरे, है ना। और गड्ढे में जो रॉक्स हैं, देख रहे हो आप, गड्ढे के अंदर जो रॉक्स हैं उन पर वाटर का प्रेशर होता है और ये रॉक्स जो हैं वो राउंड राउंड रोटेट होने लगती है। जब रोटेट होने लगती है तो ये गड्ढा और भी गहरा होता जाता है और इसी को बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है, जहां पर वाटरफॉल प्लंज करता है, यानी पानी में छलांग मारता है और एक पूल बना देता है, तो इसे बोलते हैं प्लंज पूल। क्लियर, एकदम साफ है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्लंज पूल। उसके बाद इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स क्या होते हैं? हम देख रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। जब मिट्टी का इरोजन हुआ तो वैली बनी, है ना, यूथफुल स्टेज में, मैच्योर स्टेज में। ओके, उसके बाद पोर्ट होल्स बने। जब हम पोर्ट होल्स देखे हमने, है ना, जब ओवरलैंड फ्लो के कारण बने, फिर प्लंज पूल बने आपके, प्लंज पूल बने वाटरफॉल्स के कारण। अब इंसाइज्ड मियांडर्स, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स क्या होते हैं? देखो, एंट्रेंच्ड का मतलब क्या है? एंट्रेंच्ड का मतलब है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ वर्टिकल इरोजन अगर कर रही है तो उसे बोलते हैं एंट्रेंच्ड। ये देखोगे आप, ये कहलाता है एंट्रेंच्ड मियांडर, है ना। वर्टिकल इरोजन हुआ है रॉक्स का, तो ये इस तरीके से मियांडर्स बना। मियांडर है कि नहीं है? ये है ना, मियांडर घूम रहा है। तो देखो, मियांडर है और एंट्रेंच्ड है ना, वर्टिकल इरोजन हो रखा है, तो इसे बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। क्लियर, इतना ही है। उसके बाद रिवर टेरेसेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो टेरेस क्या होता है? जब आप छत पे जा रहे होते हो तो आप बोलते हो आई एम गोइंग टू टेरेस। टेरेस का मतलब होता है थोड़ा अपलैंड एरिया, है ना। देखो, ये रिवर कभी यहाँ पर बहा करती होगी, इस लेवल पर, T1 वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, इस पर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एरोजन हुआ मिट्टी का, और इसका जो फ्लो एरिया था वो धीरे धीरे कम होता गया, है ना, और अब जाकर ये रिवर यहाँ बहती है। तो इस तरीके से ये बन गए पिछले जो ये पहले जहाँ ये बहा करती थी वो एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, T1, T2, T3, T4 करके। T4 वाला जो है वो आपका फ्लड प्लेन है। क्यों? क्योंकि अभी अगर इस रिवर में फ्लड आएगी तो जो पानी है वो यहाँ तक जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो इन्हें बोलते हैं रिवर टेरेसेस। इसमें वर्टिकल इरोजन के कारण ये बना। अब व्हाट आर पेयर्ड टेरेसेस? देखो, ये पेयर्ड है एकदम, दिख रहा है आपको। T3 जिस लेवल पर इधर है उसी लेवल पर, उसी हाइट पर इधर भी है। जिस T2 इस इधर जिस हाइट पर है उसी हाइट पर इधर भी है, तो सेम हाइट पर बन रहे हैं, तो एकदम बराबर हाइट पे बन रहे हैं, एकदम शेप में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बोलते हैं पेयर्ड टेरेसेस। अगर ये रिवर फ्लो हो रही है और इधर का T1 जो थोड़ा ऊंचा है और इधर का थोड़ा नीचा है, ऐसे करके ऊंचे नीचे अगर बनते हैं तो उन्हें अनपेयर्ड रिवर टेरेसेस बोलते हैं। क्लियर? अब अगर क्लियर हो गया हो तो चलते हैं आगे। ये सारे थे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हमने देख लिया, है ना। ये मैंने हर एक NCERT की लाइन टू लाइन पिक करके बनाया है ना। तो आप जाके फिर से अगर इधर से रिवाइज करेंगे फिर से ना, तो आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जो वाटर फ्लो हुआ उसके कारण
इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म हुआ है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहला है एलुवियल फेंस और एलुवियल कॉन्स। क्या होते हैं? एलुवियल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बने हुए। तो जब पहाड़ से ये रिवर बहकर आई तो अपने साथ बहुत से भारी भारी स्टोन्स भी लाई होगी, है ना। जब भारी भारी स्टोन्स लाई होगी तो भारी स्टोन्स को पानी ज़्यादा आगे लेकर नहीं जा पाता है और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस इमेज में नहीं दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जो डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, उन्हें बोलते हैं एलुवियल कॉन्स, ठीक है। और जो बारीक मटेरियल है जो फैन के आकार में डिपॉजिट हुआ है, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। बस इतना था है। जहां ह्यूमिड एरिया होगा, यानी जहां बारिश ज़्यादा होती होगी, वहां लो कॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होगी तो भारी भारी स्टोन्स को, भारी मात्रा में पानी होगा ना, तो भारी स्टोन्स को भी बहुत बहा कर ले जाता है, यानी उतनी स्टीप साइड पर कॉन्स नहीं बनते। लेकिन जो ड्राई एरियाज हैं, है ना, जहाँ बारिश साल में सिर्फ एक बार होती है, ठीक है, मतलब बहुत लो इंटेंसिटी में बारिश होती है, तो वो बोल्डर्स ज़्यादा बह नहीं पाते और वो थोड़े स्टीप साइड पर इस तरीके से बनते हैं फैंस, तो उन्हें बोलते हैं हाई कॉन्स, कॉन्स। ओके। अब ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है डेल्टा, है ना, कृष्णा रिवर का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है देखते हैं। देखो डेल्टास क्या होते हैं। जब ये रिवर मान लो यहाँ पर एंड नहीं हुई होती, है ना, तो ये समुद्र के किनारे तक जाती और समुद्र में जाकर फिर इस मटेरियल का जो एक कोण यहाँ बना है ना, वही कोण सेम यहाँ बनता। और जब ये समुद्र के किनारे बनता है तो इसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, क्लियर एकदम। द लोड कैरिड बाय रिवर्स इज डम्प्ड अलोंग द कोस्ट, जो बारीक मटेरियल होता है इसे डेल्टा बोलते हैं। जैसे डेल्टा ग्रो होता जाता है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव्स इंक्रीज होती जाती है ना। ये डेल्टा मान लो यहाँ तक हो गया। अब ये जो रिवर्स हैं, है ना, ये जो आ रही हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव्स 1 2 3, ये आगे जाकर धीरे धीरे और भी डिपोजिशन होता जाएगा, है ना, मिट्टी आगे तक जाती जाएगी, फिर ये आगे और लेंदी होती जाएगी। बस यही तो है यार, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब हमने देख लिया डेल्टाज, हमने देख लिया एलुवियल फेंस, एलुवियल कॉन्स। क्या डिफरेंस है? एलुवियल कॉन जो हैं वो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। एलुवियल फेंस क्या होते हैं? जो बारीक मटेरियल होता है। और डेल्टा क्या होता है कि अगर एलुवियल फैन समुद्र के किनारे बनेगा तो उसे डेल्टा बोलेंगे, सिंपल। चलो अब देखते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। देखो फ्लड प्लेन क्या होता है, मैंने आपको दिखाई दिया था, फिर से दिखा देता हूँ। इमेज मेरे पास अवेलेबल है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये रिवर फ्लो हो रही है, जब इसमें बाढ़ आई, साल में एक बार जब बारिश हुई, तो इसका जो पानी है जिस दूरी तक जाता है उस दूरी तक का एरिया फ्लड प्लेन कहलाता है, क्योंकि फ्लड के कारण जो इफेक्ट हुआ है। बस इतना ही तो है फ्लड प्लेन। ये हो गया फ्लड प्लेन। नेचुरल लेवीज क्या होती हैं? मैंने आपको दिखाया था कि जब रिवर फ्लो हो रही है तो सबसे पास में कुछ भारी भारी मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रिवर के बाहर बैंक्स पर, इन्हें बोलते हैं लेवीज, क्लियर। फ्लड प्लेन, फिर लेवीज, फिर पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स क्या होते हैं? देखो जब रिवर डाइवर्ट होती है, क्यों होती है पहले वो बताओ। तो रिवर मियांडर क्यों बनते हैं, इसका कारण बताओगे आप मुझे? मियांडर्स बनते हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ओके, कोरियोलिस फोर्स के कारण मियांडर्स बनते हैं। और जब मियांडर्स बनते हैं, जब रिवर बेंड हो रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ का जो कोर्स था, पहले ये रिवर ऐसे जाती थी, पता है आपको, ऐसे यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये कोरियोलिस फोर्स के कारण पानी पर इफेक्ट हुआ और पानी
इस साइड में इरोड करने लगा तो धीरे धीरे रिवर का जो फ्लो है वो ऐसे ऐसे घूमता गया और अभी यहाँ बहने लगी, है ना। यानी ये जो चीज़ें है ना, ये पहली जो रिवर बहती थी उसका डिपोजिशन है ये, समझ रहे हो। तो पुरानी रिवर का जो डिपोजिशन है उसे आप पॉइंट बार्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए, तो मियांडर्स के आसपास जो ओल्ड रिवर का डिपोजिशन है उसे आप पॉइंट बार्स बोलते हैं। रिवर का जो ओल्ड पाथ था किनारे के लेवल में अगर होगा तो एक्टिव फ्लड प्लेन कहलाएगा। फ्लड प्लेन की बात कर रहे हैं हम। किनारे के लेवल में अगर होगा, यानी सिंपल सी बात है, ये देखो इमेज मैंने सही से चूज़ की है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये किनारे के रिवर के बैंक के बिल्कुल पैरेलल जो चीज़ है ना, या थोड़ी सी ऊपर, इसे बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। क्यों? क्योंकि अभी जब बाढ़ आएगी ना तो पानी यहीं तक जाएगा। यह है एक्टिव फ्लड प्लेन। और यह इनएक्टिव फ्लड प्लेन T4 T5, ये पहले ज़माने में कभी फ्लड प्लेन हुआ करते थे, एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ तक बाढ़ नहीं जाती है तो इसलिए इन्हें बोलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। क्लियर है यार, छोटी सी बात है। द फ्लड प्लेन्स इन डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। सिंपल सी बात है। चलो, नेचुरल लेवीज मैंने आपको बता दिया, पॉइंट बार्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, कॉनकेव साइड एंड कॉन्वेक्स साइड ऑफ रिवर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। इसके लिए मेरे पास इमेज ये रही, देखो ये रही रिवर, ये रिवर मियांडर आपका रहा, है ना। इस रिवर मियांडर में क्या हो रहा है कि रिवर ऐसे घूम रही है। अब जब रिवर के इस साइड अगर आप आके देखोगे, यहाँ पर खड़े होकर, मेरा हाथ दिख रहा है ये, यहाँ पर खड़े अगर होके आप देखोगे तो आपको उभरा हुआ दिखेगा। और जो उभरा हुआ साइड होता है, उभरा हुआ, उसे तो बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, है ना। जब रिवर के इस साइड में आप खड़े होकर देखोगे यहाँ पर, है ना, तो आपको दिखेंगे थोड़ा अंदर बैठा हुआ साइड। जो अंदर बैठा हुआ साइड होता है वो कहलाता है कॉनकेव। आपने लेंस वगैरह रीड किया साइंस में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना, बिल्कुल वैसी चीज़ है। तो पॉइंट बार्स कहाँ बन रहे हैं आप मुझे बताओ, पॉइंट बार्स कहाँ बन रहे हैं, कॉन्वेक्स साइड में बन रहे हैं या कॉनकेव साइड में बन रहे हैं? सिंपल सी बात है, बस क्लियर हो गया मामला, एकदम क्लियर। तो पॉइंट बार्स कॉनकेव साइड में बनते हैं। पॉइंट बार्स क्या होते हैं भाई? सेडिमेंट्स हैं जो पुरानी रिवर बहती थी उसके। अब मियांडर्स क्या होते हैं? मियांडर मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों बनते हैं, कोरिलिस फोर्स के कारण। पृथ्वी जो घूम रही है, कैसे घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, उसके कारण एक कोरिलिस फोर्स लगता है ना, पृथ्वी के ऊपर, और वो हर एक चीज़ को इफेक्ट करता है, यहाँ तक कि देखो आप रिवर को भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कोरिलिस फोर्स के कारण वो जो वाटर है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है और अपना पाथ चेंज करने लगता है और धीरे धीरे मियांडर बन जाता है। मियांडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये पानी के बहने का एक पैटर्न है, बस समझ गए। मैंने हर एक बारीक बारीक की लाइन पकड़ी है एनसीईआरटी की, ठीक है, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। डिफ्लेक्ट द विंड, देयर इज एक्टिव डिपोजिशन ऑन द कॉनकेव बैंक, है ना, जिसे आप बोलते हैं पॉइंट बार्स, है कि नहीं? ये बिल्कुल ठीक है, ये रहा एक्टिव डिपोजिशन ऑफ द रिवर बैंक, है ना। और जहां अंडरकटिंग होती है वो होता है कॉन्वेक्स बैंक। पता है आपको, जब ये रिवर आ रही है तो रिवर यहां से फ्लो हुई, यहां पर क्या होगा? अंडरकट होगी रिवर। यहां पर, यहां की जो मिट्टी है वहां पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कि रिवर यहां से घूम रही है, देख रहे हो आप, यहां से मार रही है कट, तो इसे बोलते हैं अंडरकटिंग। यहां होगी, यहां क्या होगी? अंडरकटिंग होगी, और यहां क्या होगा? डिपोजिशन होगा। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझ गए आप कि ये जो कॉन्वेक्स किनारा है वहां पर होती है अंडरकटिंग, और जो कॉनकेव किनारा है उस पर होती है डिपोजिशन। क्लियर? भूल नहीं पाओगे इन चीज़ों को यार, सिर्फ माइंड में समझने की बात है। और अब जब क्या हुआ कि ये रिवर बह रही थी, घूम रही थी, है ना, कोरिलिस फोर्स बहुत ताकतवर था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बेंड था वो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बेंड बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब रिवर ने सोचा कि यार इधर घूमकर जाना उतना पॉसिबल नहीं है, मैं सीधी ही निकल जाती हूँ। तो फिर ये सीधी निकल गई, यानी थोड़े लो बेंड के साथ, ठीक है। यानी रिवर ने अपना ये पुराना घुमावदार पाथ था उसको छोड़ दिया। जब ये पुराना घुमावदार पाथ उसने छोड़ दिया ना,
तो ये जो चीज बनी उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसके लिए इमेज मेरे पास है, डोंट वरी। देख रहे हो आप ये। तो ये रिवर का फ्लो कभी ऐसे होके फिर ऐसे हुआ करता होगा, लेकिन जब मोड़ ज़्यादा हुआ तो रिवर ने बोला कि भाई हम सीधा निकलेंगे, ठीक है, शॉर्टकट से। तो फिर ये जो पानी यहाँ छूट गया इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आपका एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ध्यान रखना, क्यों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? क्योंकि जब पॉइंट बार्स का डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो रिवर ने अपना पाथ छोड़ दिया और फिर से यहाँ पर पास वाला जो पाथ है वो चूज़ कर लिया। तो इसीलिए जो ऑक्सबो लेक बनी उसे बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। चलिए पढ़ रहे हैं हम क्या, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से पढ़ रहे हैं, और यहीं पर हमने देखा ऑक्सबो लेक। क्लियर? तो एक बार PYQ आ रखा है CDS में कि ऑक्सबो लेक इज विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, इरोजनल, डिपोजिशनल वगैरह वगैरह। तो ऑक्सबो लेक क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। मुझे उस वक्त तक ये लगता था कि ऑक्सबो लेक जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि इरोजन के कारण बनी है, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन फिर बाद में जाकर मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं अभी से कर देता हूँ आपका। यही तो फ़ायदा है क्लासेस देखने का कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं हम ग्राउंड वाटर। अभी तक हमने रनिंग वाटर के सारे लैंडफॉर्म्स, उनके टाइप्स, वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हम सारी चीज़ें देख ली। एंट्रेंस्ड मियांडर्स और इंसाइज्ड मियांडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लेट मी शो यू। मैंने आपको बताया एक तो होता है एंट्रेंस्ड मियांडर, और एक मैंने बताया था ओल्ड स्टेज के अंदर जो होता है, सॉरी जो मेच्योर स्टेज के अंदर होता है। हाँ, मियांडर्स दो होते हैं ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो यार, ये मुझे पहले माइंड में नहीं आया, ध्यान रखना। जो एंट्रेंस्ड मियांडर है ना, जो स्टीप साइडेड मियांडर, स्टीप साइड वाला, वो मियांडर कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और जो लेटरल इरोजन होता है तब जो मियांडर बनता है वो कैसा होता है? वो होता है, कहाँ गया? ये देख रहे हो आप, ये भी तो मियांडर्स ही है ना सारे, है ना। इधर उधर बेंड खाती हुई आ रही है रिवर्स, तो इन्हें बोलते हैं आप नॉर्मल मियांडर्स, है ना। ये नॉर्मल मियांडर्स हैं क्योंकि इनमें लेटरल इरोजन ज़्यादा होता है, ये साइड वे को काटते हैं, है ना। लेकिन जो आपकी कोलोराडो रिवर का जो ये मियांडर दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं एंट्रेंस्ड मियांडर, क्योंकि ये इसमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। क्या समझे? जो नॉर्मल मियांडर होता है उसमें साइडवर्ड इरोजन ज़्यादा होता है, लेकिन जो एंट्रेंस्ड मियांडर है उसमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए, और कुछ छूटा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्लियर। अगर कुछ छूटा नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर ना? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर में भी, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये जमीन एकदम पैक होगी ऐसे, फिर हुई बारिश, बारिश बह रही है पत्थर के ऊपर, बिल्कुल हार्ड रॉक है, लेकिन बारिश को मालूम हुआ कि कहीं कहीं सैंडस्टोन से भी बनी हुई है चट्टान। तो बारिश ने सोचा कि क्यों ना, ये तो हल्की होती है सैंडस्टोन, तो इसको तोड़ मरोड़ के इसके अंदर भी अटैक कर दिया जाए। तो यहाँ से सैंडस्टोन को इरोड करने के बाद बारिश का पानी अंदर एंटर करता है, और अंदर भी वो देखता है कि आसपास तो स्टोन हार्ड रॉक है, लेकिन बीच में सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो यहाँ भी वो तोड़ फोड़ मचा देता है ना। तो आपके ऐसे बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स, इन्हें बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। जो ग्राउंड वाटर के द्वारा इरोजन होता है और जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को, लैंडफॉर्म को सामूहिक रूप से कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर भी दो प्रकार का होता है, सॉरी दो चीज़ें करता है। एक तो करेगा इरोजन
और एक रहेगा डिपोजिशन। इरोजन जब करता है ना, इरोजन जब होता है लाइमस्टोन का, है ना, तो कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे? पूल्स, सिंक होल्स, लेपीज, लाइमस्टोन पेमेंट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पूल्स, देखो ये देख रहे हैं आपको, है ना, छोटे छोटे जब छेद होते हैं, है ना, पृथ्वी पर ग्राउंड वाटर बेर, सॉरी, ऊपर वाटर बेर आए और यहां पर इसको मिला सैंडस्टोन वाली रॉक, तो ये अंदर इसको इरोजन इसका हो जाता है जल्दी, सैंडस्टोन वाली रॉक का जल्दी इरोजन हो जाता है, तो कुछ गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पूल्स। जब ये गड्ढे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं सिंक होल्स। क्लियर? आगे बात समझ में? जब सिंक होल्स आपस में अटैच हो जाते हैं, ये सिंक होल रहा, ये सारे सिंक होल हैं, मान लो यहाँ एक और बन गया, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इन्हें बोलते हैं वैली सिंक या उवालाज। क्लियर? घबराना मत, सारी चीजें टाइम के साथ आपके माइंड में बैठेंगी। जब रिवीजन होगा ना इन चीजों का तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद क्या हुआ कि जो सिंक होल्स बने थे, अगर वो ऐसे नहीं बनते हैं आपस में अटैच होकर, तो इससे पहले वाली स्टेज क्या होती है? ये वाली, जब सिंक होल बने और सिंक होल ढह गए तो जो बना उसे बोलते हैं कोलैप्स सिंक। कोलैप्स का मतलब सिंपल सी बात है, ढह जाना। तो कोलैप्स सिंक यानी ढहा हुआ सिंक होल, है कि नहीं? क्लियर? तो जब ये कोलैप्स सिंक्स बन जाते हैं तो कोलैप्स सिंक को डोलाइन भी बोलते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता था। की पॉइंट ध्यान रखना, कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी सॉरी आपका यूपीएससी कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन बनाती है, तो डोलाइन किसे बोलते हैं? कोलैप्स सिंक्स को। ठीक है? जो कोलैप्स सिंक्स हैं वो धीरे धीरे वैली में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें आप उवालाज बोलते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, ये रहा। क्लियर? अब ये उवालाज हैं। अब इन उवालाज के बीच में भी क्या होती है? कुछ हार्ड रॉक तो अभी भी होंगी ना, तो वो हार्ड रॉक बहती नहीं है, वो हार्ड रॉक जल्दी इरोड नहीं होती है, वो वैसी वैसी खड़ी रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर पहले एकदम भरा हुआ लैंड हुआ करता होगा, लेकिन जब पानी आया तो पानी ने सैंडस्टोन की जो स्टोन था उसको बहा दिया, सिर्फ हार्ड रॉक ही अभी बची है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं लेपीज। क्लियर? ओके। जब धीरे धीरे ये हार्ड रॉक भी तो उतनी हार्ड नहीं हो रह पाएगी ना, इसको भी पानी तोड़ ही देगा एक दिन, है ना। ये हार्ड रॉक मान लो यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले बंदे ने एग्जाम दिया तो जो सैंडस्टोन की रॉक थी यानी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद ये बचा मेंस, अब उसने मेंस को भी तोड़ दिया और यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं लाइमस्टोन पेमेंट्स। क्लियर? आगे समझ में? पूल्स से बने सिंक होल्स से बने उवाला सिंक्स, और उवाला से बने लेपीज से बने लाइमस्टोन पेमेंट्स। यहां तक क्लियर है? आ गया समझ में? तो पीछे वाला देखते हैं आगे वाला नहीं, पीछे वाला। चलो, तो हमने देख लिया इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं ग्राउंड वाटर के कारण। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर के कारण डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। अच्छा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में एक और चीज होती है, केव, है ना। केव्स क्या होती है? वही बात है भाई, मैंने आपको अभी तो दिखाया कि यहां पर देखो ये बन गई केव, है ना। इरोजन हुआ लाइमस्टोन्स का और ये बन गई केव। क्लियर? साफ दिख रही है, ज़्यादा समझने की बात कुछ है नहीं। अब आप देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब जो लाइमस्टोन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और जब बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली हुई होती है, यानी जो वाटर होता है वो कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, अच्छा रुको भाई, फ्लो में ज़्यादा हो गया। देखो बारिश का पानी आया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, यानी वो कार्बोनेटेड वाटर है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कार्बोनेटेड वाटर में जल्दी सोल्यूबल हो जाता है, इसीलिए तो लाइमस्टोन की रॉक्स भेज जाती हैं, है ना, और आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, केव्स वगैरह। अब जब ये रॉक केव बनी और यहाँ से पानी ऊपर से रिस रहा है, ओके, तो जो लाइमस्टोन की पूरी रॉक थी, है ना, ये ऊपर वाली बात कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड मुझे साफ दिखाना दो, जूम करता हूं थोड़ा। अब मैं पेन नहीं ला सकता, ओके कोई बात नहीं। देखो ये जो मेरा हाथ जहां चलेगा वो देखना, ये लाइमस्टोन की रॉक है ना। तो जब पानी ऊपर से आ रहा है, यहां से भी आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं यहां छेद है तो यहीं से पानी आएगा, यहां से भी आएगा ना, पृथ्वी के अंदर तो पानी आ ही सकता है, तो यहां पानी आएगा और वो कार्बोनेटेड वाटर है, तो वो यहाँ जो लाइमस्टोन की रॉक होती है वो धीरे धीरे पानी रिसता है नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो कार्बोनेटेड वाटर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो धीरे धीरे यहाँ जमता जाता है विद द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्टेलेक्टाइट। क्यों टाइट, क्यों? क्योंकि देखो इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, दिख रहा है, टी जैसा, तो इन्हें स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। अब जब कुछ बूंदे तो पानी के नीचे भी गिरेंगी, और वो भी उसमें भी तो कैल्शियम का कार्बोनेट है जो बहकर आया है ना, रॉक से। तो जब कुछ बूंदे नीचे गिरती है और उन बूंदों का पानी इवोपरेट हो जाता है, तो धीरे धीरे रॉक का जो सॉल्ट है वो नीचे जमा होता रहता है, रॉक सॉल्ट नीचे जमा होता रहता है, और इस तरीके से ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इन्हें बोलते हैं स्टेलेग्माइट, क्योंकि ये ऐसे एम के स्ट्रक्चर के दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें स्टेलेग्माइट बोलते हैं। आ गया नाम क्लियर? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। और जब ये दोनों चीजें आपस में अटैच हो जाएंगी विद द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे बोलते हैं पिलर। ठीक है, पिलर यार, पिलर यानी थंबा। क्लियर? चलते हैं आगे। तो स्टेलेक्टाइट्स हो गया, स्टेलेग्माइट्स हो गया, पिलर्स हमने देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। तो बस ग्राउंड वाटर का वजह से जो भी बने सारी चीज़ें हमने देख ली, और लैंड वाटर की वजह से भी सारी चीज़ें जो बनी वो हमने देख ली। क्लियर? तो यहाँ चैप्टर 6 का पार्ट 1 फिनिश होता है, और हम मिलेंगे नई क्लास में चैप्टर 6 के पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, जाके ज्वाइन कर लो और रिवाइज कर लेना। मैं हमेशा ये सुनिश्चित करता हूँ, ये सोचता हूँ मैं कि आप नई क्लास लेने से पहले पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करके आए होंगे, उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करके फिर ही नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।